नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम विभागीय जांच पोर्टल या फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सिस्टम पोर्टल, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जो भी विभागीय जांच चल रही होती है, तो उसकी सारी कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस पोर्टल को कौन कौन यूज़ करने वाला है, तो अलग अलग यूज़र्स थे इसमें। तो इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, जो जिला स्तर पे जो अधिकारी इसको यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर हमारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, जिनको हम अनुशासिक प्राधिकारी बोल रहे हैं। चार्ज ऑफिशियल रहेंगे, यानी कि वही अधिकारी कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई आरोप तय किया गया है। फिर उसके बाद अगर कोई जाँच बिठाई जाती है तो उस जांच से संबंधित हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, यानी कि हमारे जांच अधिकारी, और साथ में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी। हालांकि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के लिए यहाँ पर पोर्टल में कोई भी लॉगिन अकाउंट वगैरह नहीं है, तो उनकी भूमिका केवल इतनी रहती है कि जब भी जांचकर्ता अधिकारी कोई सुनवाई कर रहे होते हैं, हियरिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनको केस को ले जाके सामने प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेनली हम 3 अकाउंट से लॉगिन करेंगे, जो कि हमारे डीए, सीओ और आईओ के अकाउंट होंगे, और हम जानेंगे कि कैसे वो अपने अकाउंट से लॉगिन करके उस अपने अकाउंट में अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने विभागीय जांच पोर्टल का URL यहाँ पर टाइप कर दिया है, तो मेरा पोर्टल खुल गया है ये hrms.mp.gov.in, और उसके बाद में स्लैश करके डी, या फिर हम कहें कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ये आपको यहाँ पर लगा देना, तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा URL यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो पहले यूज़र हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए, हमारे डीए, तो उनके अकाउंट से मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। एक हमारे पास एक टेस्ट क्रेडेंशियल यहाँ पर दिया है, तो इसको मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, टेस्ट अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करते ही साथ आप डैशबोर्ड पे देखिए, यहाँ पर लगभग इस अकाउंट में 1000 केस दर्ज हो चुके हैं, और इस तरह से मुझे स्थिति भी पता चल रही है कि इनमें से 225 केसेस में निर्णय ले लिया गया है, और 772 केस अभी भी जांच की प्रक्रियाधीन है। और उनमें से भी देख लिए कि 129 केस में मामूली जुर्माना हुआ या जाँच निरस्त कर दी गई, 383 केस में विभागीय जाँच गठित की गई, 485 केस अभी ऐसे हैं जहां पर औपचारिक अधिकारी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। और मैं स्क्रॉल करके नीचे दिखा रहा हूं, तो आप देख रहे हो कि जितने भी नंबर ऑफ़ केसेस रहेंगे एक डीए के अकाउंट में, उनमें से कितने केस किस स्टेज में रुके हुए हैं। तो इससे डीए को एक आइडिया लग जाएगा कि किस वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है। लास्ट में देखिए, अगर कोई केस से संबंधित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए मृतक प्रकरण, और कोई अगर कोड स्टे वगैरह आता है, तो ऐसे भी मार्क करने का यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। तो ये तो यहाँ की बात हो गई। अगर हम लेफ़्ट साइड में साइड पैन में नज़र मारें, तो यहाँ पर भी देखिए आपको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोज़र रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, फिर उसके बाद औपचारिक अधिकारी अंतिम प्रत्युत्तर, लंबन पेंडेंसी, जाँचकर्ता द्वारा जाँच रिपोर्ट पेंडेंसी, इस तरह से अलग अलग तरीके से रिपोर्ट देख पाएंगे हमारे DA अधिकारी। यहाँ पर देखिए, अगर जांच के दौरान कुछ आवेदन प्राप्त होते हैं, जैसे मान लिया कि जांचकर्ता अधिकारी के परिवर्तन के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हो रहा है, या फिर समय सीमा बढ़ाने संबंधी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं डीए को, चाहे वो औपचारिक अधिकारी से हो, चाहे वो जांचकर्ता अधिकारी से हो, तो ऐसे आवेदन भी डीए अपने अकाउंट से यहाँ पर देख पाएंगे। ऊपर हम देख रहे हैं कोड स्टे प्रकरण वगैरह यहाँ पर दिख जाएंगे। अब हम इसमें हमारा पहला केस रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर केवल नए केस नहीं, पुराने केस भी हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी केस हमको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर प्रकरण प्रबंधन या केस मैनेजमेंट के अंदर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, नवीन प्रकरण दर्ज करें और पूर्व से प्रचलित प्रकरण दर्ज करें। पहले हम पूर्व से प्रचलित प्रकरण दर्ज करें, इसके बारे में जान लें। तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका कोई पुराना केस चल रहा है, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि वो कौन सी स्टेज तक पहुँच चुका है और उस पर अगली कार्रवाई क्या होनी है। जैसे मान लिया कि अगली कार्रवाई होनी है, उस पर जांचकर्ता और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करें। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, तो अभी आपको सिंगल सिटिंग में ही इसके पहले के तीनों स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, ये सारी एंट्री आपको एक बार में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको नंबर ऑफ़ फॉर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है।
वहीं पर मान लिया कि कोई आपका केस है इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है, आप दूसरी स्टेज पर ही है, तो यहाँ पर देखिए नीचे नंबर ऑफ फॉर्म्स कम हो गए हैं, तो आपको इसके पहले का केवल आरोप पत्र जारी करें ये वाला स्टेज का एंट्री करना पड़ेगा सिंगल सिटिंग में, और फिर उसके बाद जिस डेट पर जो कार्रवाई हो रही है आप अकॉर्डिंगली करते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया पुराने केसेस की बात। अभी हम एक नया केस यहाँ पर दर्ज करने जा रहे हैं, तो मैं नवीन प्रकरण दर्ज करे पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे अपचारी अधिकारी के बारे में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भर देनी है इस फॉर्म में, तो वो मैं भर दे रहा हूँ। कुछ भी रॉ डेटा यहाँ पर ले रहा हूँ। अपचारी अधिकारी का मोबाइल नंबर वगैरह मैं डाल दे रहा हूँ, कोई ट्रेजरी कोड वगैरह। अपचारी अधिकारी की ज्वाइनिंग डेट, तो कोई भी मैं डेट ले रहा हूँ। इसी तरीके से रिटायरमेंट की डेट, फिर उसके बाद जो भी आप कार्रवाई करने जा रहे हैं अपचारी अधिकारी के विरुद्ध, तो सिविल सेवा के कौन से नियम के तहत करने जा रहे हैं, कोई ऑफलाइन प्रकरण हो तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपचारी अधिकारी की पदस्थापना के विवरण डालना है, ये भी ध्यान दीजिए, वर्तमान पदस्थापना और अपचार काल के दौरान जो पदस्थापना रही दोनों का विवरण देना। यानी कि मान लिया कि कोई जो केस बन रहा है वो आज से 1 साल पुरानी हुई कोई घटना के बेस पे बन रहा है, तो उस वक्त वो अगर किसी और जगह किसी और पद पर पदस्थ थे तो ये आपको डाल देना है। तो अभी मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों ही सेम आ जाएगा। फिर इसके बाद मुझे वेतन की इंफॉर्मेशन और डालनी है। क्या अपचारी अधिकारी जांच के कार्यकाल में निलंबित हुए हैं, तो अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है तो इसको भी चुन लेंगे। और फिर यहाँ पर हमको ये भी डालना है कि अपचारी अधिकारी कोई लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं क्या, तो ये भी ऑप्शन हमको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्म एक बार में ही भर दिया। अगर अपचारी अधिकारी से संबंधित सारी जानकारी आपके पास एक बार में नहीं है तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। फिर बाद में जब सारी जानकारी मिल जाए तो यहाँ पर देखिए आपको ड्राफ्ट की गए प्रकरणों की सूची दिखेगी। फिर इस पर क्लिक करके आप फिर से यही केस खोल लीजिए और बाकी की एंट्री करके देन सबमिट कर देंगे। क्योंकि हमने पूरी एंट्री एक बार में ही कर दी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए डेटा एंट्री सफलतापूर्वक हमारी सेव हो गई है। यहाँ पर एक मैसेज आ गया, मैं ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद मेरा समस्त प्रकरणों की सूची ये वाला पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रकरण दर्ज हुए हैं यहाँ पर आ गए हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश प्रकरण मैंने अभी दर्ज किया है 273806। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी जो हमको समझने वाली बात है कि जो प्रकरणों की सूची आ रही है इसमें कई सारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर क्या दिया रहता है, तो जैसे देखिए नेक्स्ट कॉलम में दिया है कि ये नवीन प्रकरण है। अगर कोई पुराना प्रकरण डाल रहा होता तो पूर्व से पिछले प्रकरण यहाँ पर आता। इंडिविजुअल इंक्वायरी है, यहाँ पर डिपार्टमेंट, जिला, कार्यालय, अपचारी अधिकारी का नाम, और सबसे इम्पोर्टेंट इस केस की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ये आ रहा है। तो चार्जशीट इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो हमने देखिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के अपचारी अधिकारी के बारे में जानकारी तो दे दी, लेकिन उस पर अभी चार्जशीट दायर नहीं की है। तो यहाँ पर आ रहा है चार्जशीट इन प्रोग्रेस। अगर हम चार्जशीट दायर कर देते तो यहाँ पर आता है चार्जशीट इशू, और उसी हिसाब से देखिए ये अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। देखिए दूसरे केसेस में भी सारे स्थितियाँ आ रही हैं। तो जो भी स्टेटस रहेगा केस के उसके अकॉर्डिंग ही इमीडिएटली नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर डीए के पास एक्शन बटन आएगा। क्योंकि चार्जशीट इन प्रोग्रेस है तो यहाँ पर एक्शन बटन आ रहा है, आरोप पत्र की जानकारी प्रविष्ट करें। अगर आरोप पत्र की जानकारी प्रविष्ट हो जाएगा तो स्टेटस चेंज हो जाएगा चार्जशीट इशूड में, और फिर उसके बाद अगला एक्शन बटन आने लगेगा, कर्मचारी के प्रत्युत्तर से केस आगे बढ़ाए। तो इस तरह से देखिए जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक्शन बटन भी हमारे पास चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास विवरण बटन है। तो कभी भी केस से रिलेटेड जो भी विवरण है हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पेज आ गया है, केस से संबंधित जितनी भी जानकारी है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। जो मैंने एंट्री की थी अभी सारी अपचारी कर्मचारी का विवरण दिख रहा है। अब क्योंकि आरोप पत्र वगैरह मैंने दाखिल नहीं किए तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, और ये अभी आगे सब प्रोसीडिंग्स होनी है। तो ये जैसे जैसे होती जाएंगी यहाँ पर एंट्री होती चली जाएगी। मैं फिर से बैक कर ले रहा हूँ। अब इसके बाद मैं थोड़ा आगे की कॉलम भी दिखा दे रहा हूँ आपको।
यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ये केस किसी के अभिमत के लिए भेजना है तो अभिमत हेतु प्रेषित करें। यहाँ पर देखिए बटन आ रहा है मेरे पास। जैसे इस वाले केस में मैं दिखा दे रहा हूँ, तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए इस पेज में कुछ नंबर ऑफ़ यूज़र्स पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से मैं किसी को चुन सकता हूँ और अपना ये पर्टिकुलर केस उन्हें अभिमत के लिए भेज सकता हूँ। यहाँ पर देखिए नया उपयोगकर्ता जोड़ने का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके से मैं वो केस किसी को अभिमत के लिए भेज सकता हूँ। बीच में अगर केस के दौरान, जांच के दौरान कोई न्यायालय स्टे का ऑर्डर आता है तो उसको यहाँ कोर्ट स्टे में जाके मैं दर्ज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे एक नया पेज मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर मुझे कोर्ट का नाम डालना है, जो भी कोर्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जाके मैं अपलोड कर दूँगा, सेव कर दूँगा। फिर से मैं बैक करता हूँ और देखिए आगे यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है IOPO अपडेट करें। ये मेरे में कुछ भी यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैंने इस केस के बारे में निश्चय ही नहीं किया है कि मुझे जांच संस्थित करनी है या नहीं करनी है। लेकिन देखिए बाकी केसेस जहाँ पर भी इस तरह का स्टेज आ जाएगा कि मान लिया कि मैंने जांच बढ़ा दी गई है, तो मैं किसी भी समय जांचकर्ता अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी इनकी स्थिति में अपडेट कर सकता हूँ। कोई आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। केस को मृतक प्रकरण दर्ज करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। अपचारी अधिकारी के लिए मैं कोई दस्तावेज प्रेषित करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। और लास्ट कॉलम में देखिए स्टेटस लॉग है, तो यहाँ पर केस की जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होती जाएगी तो कब क्या कार्रवाई हुई, किस तारीख को, किस वक्त, ये पूरा स्टेटस लॉग में मुझे दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पहला एक्शन लेने जा रहा हूँ एज ए DA। तो यहाँ पर आ रहा है आरोप पत्र की जानकारी प्रविष्ट करें। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट डालना है, फिर उसके बाद संदर्भ डालना है, ये कम से कम 50 शब्दों में होना चाहिए। फिर उसके बाद किस आधार पर आप जांच कर रहे हैं, जो भी आपका आधार पत्र है उसको यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आरोप ज्ञापन जारी करने की दिनांक है, तो मैं आज ही की डेट डाल दे रहा हूँ और फिर अपना आरोप या जो भी ज्ञापन है उसको यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ये भी मैं डिटेल में लिख सकता हूँ। ये सारा चीज़ करने के बाद फिर मुझे आरोप लगाने हैं, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि संबंधित के ऊपर एक ही आरोप हो, अगर एक से ज़्यादा आरोप है तो आप इस तरीके से आरोप जोड़ते चले जाएंगे। चाहे तो एडिट करें या डिलीट करें। केस से संबंधित अगर कोई गवाह है तो वो भी हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गवाह का पूरा एक फॉर्म आ जाएगा, गवाह की जानकारी भरनी पड़ेगी। यहाँ पर हम सिंपल केस ले रहे हैं, कोई एक गवाह नहीं जोड़ रहे हैं। केस से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर डाल देंगे। मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ऐसे हम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें जोड़ते चले जाएंगे। ये भी मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। फाइनली मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक सक्सेसफुल एक एक्नॉलेजमेंट आ गया है कि आपका केस ये दर्ज हो चुका है। और जो भी अपचारी अधिकारी हैं उनके मोबाइल नंबर पर SMS या अगर मैंने ईमेल आईडी डाली होती तो ईमेल के माध्यम से उनको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पहुंच गए हैं। मैं इसको ओके कर दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए एक प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में सिस्टम से पहले से ही जो एक फॉर्मेट डिसाइड किया गया है, एक कहना चाहिए एक शो कॉज नोटिस जैसा जनरेट हो गया है और इसमें संबंधित अपचारी अधिकारी को बता दिया गया है कि आपके विरुद्ध एक विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है और आपको 15 दिन के अंदर अपना जो भी आपका प्रत्युत्तर है अधोस्त हस्ताक्षरकर्ता यानी कि DA को आपके सामने, DA के सामने आपको प्रस्तुत करना है। तो इस तरीके से उनको भेजा जा सकता है और ये संबंधित शोकॉज नोटिस जब वो लॉगिन करेंगे तो उनके अकाउंट में भी उनको दिखेगा। तो यहाँ से भी साइन करके भेजा जा सकता है। अब मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से मेरे सामने समस्त प्रकरणों की सूची खुल गई है और यहाँ पर मैं वो पर्टिकुलर केस देख सकता हूँ 273806, उसकी स्थिति अब चेंज हो गई है। पहले आ रहा था कि चार्जशीट इन प्रोग्रेस
और अब मैं देखूंगा तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आने लगा है चार्जशीट इशू, और उसी के अनुसार अब देखिए अगला एक्शन बटन भी यहाँ पर चेंज हो गया, कर्मचारी के प्रत्युत्तर से केस आगे बढ़ाएं। तो डीए को जो भी संबंधित अपचारी अधिकारी हैं उनसे जो प्रत्युत्तर प्राप्त होगा उसके आधार पर निर्णय लेना होगा कि अब वो शास्ति लगाना चाहते हैं, या तो सहमत हो जाएंगे या नहीं सहमत होंगे, तो वो आगे की कार्रवाई रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि ये डीए के अकाउंट से जो मैंने लॉगिन किया था, डीए के काम अभी होल्ड पे है। अगला काम जो रहेगा वो रहेगा अपचारी अधिकारी का। तो मैं एक दूसरे ब्राउज़र से अपचारी अधिकारी को लॉगिन करने जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे ब्राउज़र पे पोर्टल का लॉगिन पेज खोल लिया है, और जो अपचारी अधिकारी का क्रेडेंशियल मुझे प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। मैंने आईडी डाल दिया है। इसी तरीके से मैं पासवर्ड भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, कैप्चा, और ये मैं लॉगिन बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए लॉगिन करते ही साथ सबसे पहला अपचारी अधिकारी का ऑप्शन आएगा कि अगर वो अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए अपचारी अधिकारी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केस का स्टेटस देखना है और अपना जवाब वगैरह प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, साइड पर में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल शो कॉज नोटिस की सूची देखें, इस पर मैंने क्लिक किया तो जो भी शो कॉज नोटिस इन अपचारी अधिकारी के अगेंस्ट में जारी हुआ है वो यहाँ पर इनको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी नोटिस इनके अगेंस्ट में जारी हुए हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर वो देखना चाहें तो देखिए कारण बताओ नोटिस यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वही शो कॉज नोटिस अपचारी अधिकारी के अकाउंट में भी दिखने लगा है जो वहाँ पर डीए के अकाउंट से जनरेट हो रहा था। अब मैं इसको फिर से बैक कर रहा हूँ। अपचारी अधिकारी केस का विवरण देख सकते हैं, बिल्कुल वही बटन है जो डीए के अकाउंट में था। अब क्योंकि इनको अपना प्रत्युत्तर दर्ज करना है तो यहाँ पर एक्शन के लिए यहाँ पर प्रत्युत्तर दर्ज करने वाला बटन आ रहा है। आगे देखिए और भी ऑप्शन है, समय सीमा विस्तार आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। अनुशासिक अधिकारी को कोई अपना दस्तावेज भेजना चाहते हैं तो यहाँ से भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपचारी अधिकारी के अकाउंट से इनका प्रत्युत्तर दर्ज करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए चार्ज ऑफिशियल के अकाउंट में यहाँ पर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं तो इस फॉर्म में उनको उसका जवाब या अपना प्रत्युत्तर दर्ज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डेट डाल दे रहा हूँ प्रत्युत्तर दर्ज करने के लिए, आज ही की डेट डाल दे रहा हूँ। और जो भी एलिगेशन 1 पे अपना जवाब देना चाहते हैं, जैसे अपनी तरफ से लिख रहे हैं नॉट गिल्टी, इसी तरीके से दूसरे एलिगेशन में भी ये अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। अपने जवाब के सपोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहे तो यहाँ पर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और फिर ये सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, सबमिट हो गया आपका प्रत्युत्तर। और इसके बाद यहाँ पर स्थिति देखिए केस की, कि यहाँ पर स्थिति दिखने लगी है रिस्पॉन्स सबमिटेड। ना केवल चार्ज ऑफिशियल या सीओ के अकाउंट पे, मैं स्विच करके हमारे डीए के अकाउंट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी पुराना स्टेटस दिखा रहा है चार्जशीट इशू, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक नया स्टेटस आ गया है कि रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है सीओ के द्वारा। अब अगला एक्शन इस डीए के अकाउंट से डीए के द्वारा लिए जाना है। देखिए आप अगला एक्शन बटन भी यहाँ पर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आने लगा है कि अपचारी अधिकारी प्रत्युत्तर निर्णय दर्ज करें। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, डीए के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो डीए को यहाँ पर ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूरे केस की अभी तक जो भी एंट्री है पूरा समरी यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे हैं डीए, और फिर वो आरोप को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फॉर्म में दोनों ही आरोप यहाँ पर दिखने लगे हैं, और दोनों ही आरोप में जो प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है सीओ से वो भी यहाँ पर दिखने लगा है। अब अनुशासिक अधिकारी या हमारे जो डीए है वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कि अपचारी अधिकारी के प्रत्युत्तर से या तो सहमत हो जाएंगे, या फिर आंशिक रूप से सहमत होंगे, या फिर असहमत हो जाएंगे। अब क्योंकि हम पूरा केस करके देखना चाहते हैं तो इस केस में अभी हम असहमत हो जा रहे हैं। दोनों ही एलिगेशन के केस में कुछ रिमार्क डाल दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई क्या की जानी है इस पर निर्णय लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं कि सबसे पहले अगर मैं सहमत हो जाता तो आरोप ज्ञापन पत्र को ही निरस्त कर देता, या फिर आंशिक रूप से सहमत होता तो अगर कोई छोटा मोटा केस है तो बिना जांच के ही कोई पेनल्टी वगैरह ये डाल के इस केस को क्लोज कर देता। लेकिन यहाँ पर मैं एक जांच संस्थित करना चाहता हूँ, इंक्वायरी बिठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जांच संस्थित वाला ऑप्शन चुन लिया है। कार्रवाई की दिनांक मैं आज की ही डेट ले रहा हूँ। कोई भी मुझे विवरण लिखना है तो यहाँ पर विस्तृत विवरण मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और फिर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते ही साथ देखिए यहाँ पर प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में एक लेटर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए एक तरीके से आदेश जारी हो गया है कि अब यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी थे इनके विरुद्ध जांच संस्थित करना आवश्यक है, और यहाँ पर ये जांच संस्थित करने का एक ऑर्डर टाइप का यहाँ पर निकल गया है। आरोप वगैरह यहाँ पर देखिए नीचे लिखे हुए हैं, अभिकथन वगैरह ये सारा चीज़ इस ऑर्डर में आपको दिख रहा है। ये प्री डिसाइड फॉर्मेट में, तो ये अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस सिस्टम के थ्रू ही इस तरह से ऑर्डर जनरेट होते चले जाएंगे, और ये चीज़ आपको सीओ के अकाउंट में, यानी कि आरोपित अधिकारी हैं उनके अकाउंट में भी दिखेगा। अभी मैं इसको क्लोज किए दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं फिर से समस्त प्रकरणों की सूची वाले पेज में आ गया हूँ, और यहाँ पर देखिए मुझे पर्टिकुलर केस के लिए जो मेरा स्टेटस है वो चेंज हो गया है। अब आ गया है ऑर्डर इज़ इन प्रोग्रेस। अब देखिए क्योंकि ऑर्डर जारी हो गया है कि जांच बिठाई जानी है, कमेटी का गठन किया जाना है, तो देखिए तुरंत ही नेक्स्ट कॉलम में मुझे एक बटन मिल गया है, आईओ और पीओ की नियुक्ति करें। तो अब डीए के द्वारा हमारा जो तीसरा यूज़र है आईओ, उसकी नियुक्ति की जाएगी, पीओ की भी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन हम जानते हैं पीओ इस पोर्टल को यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं आईओ पीओ की नियुक्ति करने जा रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर जांचकर्ता और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जोड़ने के लिए यहाँ पर बटन मिल रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्म आ गया है जांचकर्ता अधिकारी की एंट्री करने के लिए, और वहीं पर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जांचकर्ता अधिकारी की जैसे मैं नियुक्ति कर रहा हूँ, तो अधिकारी का चयन करने में यहाँ पर मुझे पहले से कुछ एंट्रीज आ रही हैं। मान लिया इनमें से मैं कोई एक एंट्री ले ले रहा हूँ, जैसे विनोद, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए विनोद से संबंधित जितनी भी यहाँ पर फील्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। होता क्या है कि किसी कार्यालय या विभाग में जो भी इंक्वायरीज़ होंगी तो कुछ विशेष लोग होंगे जो इसमें जांचकर्ता अधिकारी बनेंगे, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेंगे। तो एक बार जैसे आप एंट्री कर लोगे तो सिस्टम में उनकी एंट्री सेव हो जाएगी। तो अगर आप बार बार फिर से उन्हीं को दूसरे केसेस के लिए भी जांचकर्ता अधिकारी बना रहे हैं तो आपको बार बार उनकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। उनका एक बार आईडी पासवर्ड बन जाएगा, और उसी आईडी पासवर्ड में वो लॉगिन करके जितनी भी जाँच उनको अलॉट हुई है वो सारी चीज़ें उसमें देख पाएंगे, उससे संबंधित कार्रवाई कर पाएंगे। तो विनोद का एंट्री मैंने वैसे ही ले लिया है। प्रभावी दिनांक सिलेक्ट कर लूँगा कि आज से ही ये जांचकर्ता अधिकारी होंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए। यहाँ पर देखिए क्या जांचकर्ता अधिकारी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, ऐसी फील्ड्स भी रहेंगी। ईमेल आईडी अगर डालना चाहूँ तो ये भी डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पुराने किसी अधिकारी को ही यहाँ पर फिर से अपना जांचकर्ता अधिकारी बना लिया है। ज़रूरी नहीं कि कोई पुराना ही अधिकारी हो, अगर आपका कोई नया अधिकारी हो, जैसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के केस में मैं कोई नई एंट्री कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कोई नंबर वगैरह एंट्री करके, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर ली है। टेस्ट पीओ मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, टेस्ट पीओ 1 कर दिया है, इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तो ये वो ऑर्डर है जो प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में जनरेट हो गया है कि मिस्टर विनोद जांचकर्ता अधिकारी हैं और ऑफिसर 1 ये संबंधित केस के लिए कहना चाहिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी है। तो यहाँ पर देखिए जांच संस्थित हो गई हो, उसके संबंध में ये आदेश निकल चुका है। ये भी सीओ को उनके अकाउंट में दिख जाएगा। इसको मैं अब क्लोज कर दे रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि अब देखिए स्टेटस क्या हो गया मेरे केस का। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस हो गया आईओ और पीओ की नियुक्ति हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे स्टेटस होगा तो कलर के हिसाब से भी आपको इंडिकेटर मिल रहे हैं, अलग अलग कलर कोड। ये देखिए ऊपर दिया गया है कि किस कलर का क्या स्टेटस मतलब निकलता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर दी है तो डीए के अकाउंट में यहाँ पर अब कोई भी एक्शन बटन नहीं है, क्योंकि आगे की कार्रवाई अब डीए के द्वारा नहीं हो सकती है। आगे की कार्रवाई होगी हमारी जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा या आईओ के द्वारा।
हाँ, लेकिन अगर हम आगे जाके देखें इसमें आगे कॉलम में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए आईओ और पीओ अपडेट करने वाला बटन अवेलेबल हो गया है। तो जैसे ही आप आईओ पीओ को अपॉइंट करते हैं डीए के अकाउंट से, तो डीए को ये हमेशा मौका बना रहता है कि कभी भी वो जांचकर्ता अधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की स्थिति में अगर चेंज करना चाहे तो वो अपने इसमें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अब अगला काम रहेगा हमारे जांचकर्ता अधिकारी का। तो मैं दूसरे ब्राउज़र से जांचकर्ता अधिकारी को ब्राउज़र लॉगिन करने जाऊँगा। मैंने दूसरा ब्राउज़र खोल लिया है। यहाँ से सबसे पहले मैं अपने आरोपित अधिकारी को लॉग आउट कर ले रहा हूँ और ये मेरे पास जांचकर्ता अधिकारी का लॉगिन क्रेडेंशियल अवेलेबल है विनोद का, उन्हीं को मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो ये विनोद के अकाउंट में मैंने लॉगिन कर लिया है और देखिए ये विनोद जो जांचकर्ता अधिकारी हैं उनके पास इतने नंबर ऑफ केसेस हैं जिनकी उन्होंने जांच की है। तो यहाँ पर देखिए जो रिसेंट केस है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है और देखिए जो केस क्लोज हो चुके हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्शन बटन नहीं है और जिनकी अभी सुनवाई चल रही है तो वहाँ पर देखिए कार्यवाही विवरण दर्ज करने के लिए एक्शन बटन इनके पास आ रहा है। अब क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश केस है तो यहाँ पर एक भी सुनवाई नहीं हुई है, तो यहाँ पर इनको एक्शन बटन आ रहा है कि प्रथम सुनवाई की तिथि ये दर्ज कर दें। यहाँ पर देखिए गवाह वगैरह दर्ज ये जोड़ सकते हैं संबंधित केस के लिए और विवरण वाला बटन था जो कि डीए के अकाउंट में भी आ रहा था, चार्ज ऑफिशियल के अकाउंट में भी आ रहा था। यहाँ पर देखिए वही बटन जांचकर्ता अधिकारी के अकाउंट में भी आ रहा है। तो केस से संबंधित जो भी विवरण देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख लेंगे। मैं यहाँ पर भी एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ केस से संबंधित क्या क्या विवरण ये देख पाएंगे। तो जो चीज़ें अभी हो चुकी हैं देखिए अपचारी अधिकारी का विवरण, फिर उसके बाद आरोप की जानकारी, 2 आरोप लगे थे तो दोनों ही आरोप यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जांचकर्ता अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी अभी जो अपॉइंट हुए हैं तो वो यहाँ पर इनको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट से ये इस केस के जांचकर्ता अधिकारी हैं और ये साथ में इनके प्रस्तुतकर्ता अधिकारी हैं। यहाँ पर ये 1 एंट्री आ रही है। अगर जांचकर्ता अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका में कुछ अपडेट होता है तो यहाँ पर दूसरी एंट्री भी हो जाएगी और निश्चित रूप से अभी सुनवाई वगैरह नहीं हुआ है तो आगे की एंट्रीज यहाँ पर खाली आ रही है। मैं फिर से बैक कर ले रहा हूँ इसको और यहाँ पर जांचकर्ता अधिकारी से जो पहला एक्शन लिया जाना है प्रथम सुनवाई की तिथि दर्ज करें, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए प्रथम सुनवाई की डेट मैं आज ही की डेट डाल दे रहा हूँ, कोई रिमार्क डालना चाहूँ। उसके बाद सुनवाई स्थल का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। अगर जांचकर्ता अधिकारी मान लिया कि किसी फील्ड दौरे पर हैं, कहीं दूसरी जगह सुनवाई करना चाहते हैं, अपने कार्यालय में नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर अन्य करके उस सुनवाई स्थल का विवरण यहाँ पर दर्ज कर देना है। मैं यहाँ पर ऑफिस ही ले रहा हूँ जांचकर्ता अधिकारी का कार्यालय। फिर सुनवाई में किस किस को बुलाना है यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। कोई साक्षी जोड़ना चाहे तो साक्षी भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साक्षी के लिए एक फॉर्म आ जाएगा, अभी मैं साक्षी नहीं जोड़ रहा हूँ, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। फिर दोनों ही पार्टी को जो मैं बुला रहा हूँ उनको नोटिफिकेशन भेज दूँगा जांचकर्ता अधिकारी के अकाउंट से। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन भेज दिया है। तो जांचकर्ता अधिकारी ने जब ये नोटिफिकेशन भेजा तो अपचारी अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को एक SMS पहुंच जाएगा कि पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर टाइम पर आपकी सुनवाई है ये केस की, आप उधर पहुंच जाए। अब मैं इसको सुरक्षित कर ले रहा हूँ। तो प्रथम सुनवाई की तिथि ये सुरक्षित हो गई है। अब यहाँ पर देखिए हियरिंग इन प्रोग्रेस का स्टेटस आने लगा है जांचकर्ता अधिकारी के अकाउंट में और यहाँ पर कार्यवाही विवरण दर्ज करने का ऑप्शन भी आने लगा है। तो जैसा कि हमने सुनवाई की दिनांक आज ही तय की है तो आज ही हम मान लिया कि हमारी दोनों पार्टी आ चुकी हैं। अब हम कार्यवाही का विवरण दर्ज करने जाएंगे अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अकाउंट से। तो कार्यवाही का विवरण दर्ज करने वाले बटन पर हमने क्लिक किया तो सबसे पहले जो दोनों पार्टी सुनवाई में आनी थी अपचारी अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, उन दोनों की ही अटेंडेंस लेंगे। तो मैं दोनों को ही उपस्थित कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद दोनों के कथन दर्ज किए जाने हैं। तो सबसे पहले मैं अपचारी अधिकारी का कथन दर्ज करने जा रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारे सामने एक फॉर्म आ गया है। मैंने कथन दर्ज कर लिया। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या राइटिंग में लेना चाहता हूँ उस पर साइन वाइन करा के ये सारा चीज़ मैंने अपलोड कर दिया है। फिर मैं इसको सबमिट कर दूँगा। इसी तरीके से जो हमारे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी हैं उनका भी स्टेटमेंट ले लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट है साइन वाइन करा के उस पर उसको अपलोड कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे।
तो देखिए प्रथम सुनवाई में दोनों के ही मैंने स्टेटमेंट ले लिए हैं। फिर सुनवाई का जो सारांश है वो इसमें से मैं चुन सकता हूँ कि मान लिया कि फिर से सुनवाई होनी है, साक्ष्य को उपस्थित होने हेतु सूचना देनी है अगली सुनवाई में, या कोई रिपोर्ट वगैरह मंगानी है, अंतिम आदेश ही है, या फिर पक्षकारों के साक्ष्यों के कथन वगैरह लिए जाने हैं। तो जो भी सारांश निकल रहा है इस सुनवाई का मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक सुनवाई और करनी है। तो मैं मान लिया कि मैंने रिपोर्ट वगैरह मांगी है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, और हियरिंग 1 का जो भी विवरण है यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ और संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा है क्या यह अंतिम सुनवाई है, क्योंकि हम एक और सुनवाई करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं पे क्लिक करूँगा। अगर मैं हाँ कर दूँगा तो यहाँ पर हियरिंग मेरी फाइनल हो जाती। फिर आईओ को अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन मैं एक और सुनवाई करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर दे दिया है नहीं, और जैसे ही नहीं पे क्लिक किया तो तुरंत अभी मुझसे पूछने लगा कि नेक्स्ट सुनवाई आप कब करोगे। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट भी मैं आज ही की डेट ले रहा हूँ, और सुनवाई स्थल भी अपना ऑफिस रहने देता हूँ, दोनों पार्टी बुलाता हूँ, और नेक्स्ट हियरिंग के लिए भी मैं नोटिफिकेशन भेज दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट हियरिंग नोटिफिकेशन भी पहुँच जाएगा औपचारिक अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए स्टेटस वही बना हुआ है, हियरिंग इन प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट सुनवाई, दूसरी सुनवाई की डेट भी मैंने आज ही दी थी, तो फिर से मैं आज की जो सुनवाई की कार्यवाही का विवरण रहेगा वो मैं दर्ज करना चाहता हूं। तो कार्यवाही का विवरण दर्ज करने वाले बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए हियरिंग 2, उसमें भी देखिए दोनों पार्टी की बिल्कुल वैसी हियरिंग 1 जैसी अटेंडेंस, और फिर उसके बाद हम कथन लेंगे। तो दूसरी सुनवाई का स्टेटमेंट है ये, संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो हमारे पीओ रहेंगे उनका भी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दे रहे हैं। अब मान लिया कि हमारी फाइनल सुनवाई थी तो हम अंतिम आदेश वगैरह जारी करना चाहते हैं, तो ये हमारी हियरिंग 2 हो जाएगी। और जो भी विवरण मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर एज ए जांचकर्ता अधिकारी, तो ये लिख दिया और संबंधित डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और यहाँ मार्क कर दूंगा कि हाँ यही हमारी अंतिम सुनवाई है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ये सेव हो गया है। अब देखिए अंतिम सुनवाई मार्क कर देने के बाद यहाँ पर स्टेटस चेंज हो गया है और आने लगा है हियरिंग कंप्लीटेड, और यहाँ पर देखिए एक्शन बटन भी चेंज हो गया है। अब आने लगा है जांच प्रतिवेदन दर्ज करें। तो अब क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो उन्होंने सुनवाई की है, 2 सुनवाई करें या 20 सुनवाई करें, अंतिम उनको क्या एक्शन लेना है कि अपना जांच प्रतिवेदन भेजना है किसके पास, डीए के पास। ध्यान दीजिए मैं दूसरा ब्राउज़र पर डीए का अकाउंट खोल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए इस पर्टिकुलर केस के लिए अभी तो पुराना स्टेटस ही दिखा रहा होगा कि आईओ पीओ अपॉइंट हुए, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो जो भी वर्तमान स्थिति है तो यहाँ पर देखिए आने लगी है हियरिंग कंप्लीटेड। और अभी भी देखिए जो हमारे डीए हैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो तब तक कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना प्रतिवेदन इनके पास नहीं भेज देंगे। तो अब दूसरे ब्राउज़र से मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का प्रतिवेदन डीए को भेजूँगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो एलिगेशन लगाए गए थे, एलिगेशन 1, एलिगेशन 2, तो उस पर जो भी जांच प्रतिवेदन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखना चाहें तो लिख देंगे। तो दोनों में ही मैं गिल्टी इनको मानता हूँ। और यहाँ पर देखिए आरोप हेतु परिणाम में ऑप्शन आ रहा है, आरोप सिद्ध पाया गया या नहीं पाया गया या आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया, वही ऑप्शन पुराने वाले। तो यहाँ पर आरोप सिद्ध पाया गया मैंने दे दिया। और विस्तृत प्रतिवेदन लिखना चाहूँ तो यहाँ से आईओ लिख देंगे। जांच का परिणाम हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आरोप सिद्ध पाए गए, तो यहाँ पर दिख रहा है। और परिणाम दर्ज करने की डेट आज ही डाल दे रहा हूँ। संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहूँ फिर से यहाँ पर भी देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ गया है कि अनुशासित अधिकारी को प्रतिवेदन सबमिट हो गया है। ओके करता हूँ। तो देखिए रिस्पॉन्स जो आपका रिपोर्ट है सबमिटेड टू डीए ये आने लगा है यहाँ पर स्टेटस पे। अब यहाँ पर कोई भी एक्शन बटन नहीं है आईओ के अकाउंट में। अब अगला काम किसके पास होगा, वो डीए के पास होगा। तो फिर से मैं स्विच कर रहा हूँ डीए के अकाउंट में।
यहाँ पर एक बार और रिफ्रेश कर ले रहा हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर स्टेटस चेंज हो गया, रिपोर्ट सबमिटेड टू डीए। और यहाँ पर अब क्योंकि अगला काम डीए के द्वारा किया जाना है तो डीए को एक्शन बटन मिल गया है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर डीए को कार्यवाही करनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए डीए अब क्या कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर डीए के पास फॉर्म आ गया है और कार्यवाही का चयन वो यहाँ से कर लेंगे कि जांच प्रतिवेदन से सहमत हो गए हैं या असहमत हो गए हैं। अगर सहमत हो गए हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ रिपोर्ट अपचारी अधिकारी को प्रेषित कर देंगे, और अगर असहमत भी हो गए हैं तो उसमें अपना संशोधित कर करके वही रिपोर्ट अपचारी अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। यानी कि दोनों ही केस में ये जो आईओ रिपोर्ट थी अपचारी अधिकारी को प्रेषित की जानी है। फिर इस पर अपचारी अधिकारी अपना प्रतिवाद दर्ज करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन डीए के द्वारा लिया जाएगा। तो मान लिया कि मैं सहमत हूँ और एज इट इज़ रिपोर्ट अपचारी अधिकारी को प्रेषित कर रहा हूँ। कुछ अपना नोट यहाँ पर दर्ज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद कार्रवाई करने की दिनांक आज ही की डेट डाल दे रहा हूँ। कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहें तो उसको अपलोड कर दे रहे हैं, देन सेव कर दे रहा हूँ। सेव हो गया है, ओके करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्टेटस फिर से चेंज हो गया है, आईओ रिपोर्ट सेंट टू चार्ज ऑफिशियल। अब देखिए फिर से यहाँ पर डीए के अकाउंट से एक्शन बटन गायब हो गया है, क्योंकि अब अगला एक्शन लिया जाना है हमारे चार्ज ऑफिशियल के द्वारा। वो आईओ रिपोर्ट पे अपना फाइनल प्रतिवाद दर्ज करेंगे। एक और दूसरा मौका मिल रहा है चार्ज ऑफिशियल को कि अपना जो भी सफाई देना चाहें दे सकें। तो मैं दूसरे ब्राउज़र में चार्ज ऑफिशियल का अकाउंट में स्विच करूँगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ब्राउज़र खोल लिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लॉग आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर फिर से चार्ज ऑफिशियल को मैं लॉगिन करूँगा। ये मैंने लॉगिन कर दिया है। फिर से मैं पर्टिकुलर केस देखने लगा हूँ तो यहाँ पर देखिए चार्ज ऑफिशियल को भी पता चल गया है कि आईओ रिपोर्ट सेंड टू चार्ज ऑफिशियल, ये स्टेटस है, उनके पास रिपोर्ट आई है आईओ की और उनको अब अपना प्रतिवाद दर्ज करना है। तो प्रतिवाद दर्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्लिक किया, यहाँ पर प्रतिवाद दर्ज करने के लिए फॉर्म आ गया है। तो चार्ज ऑफिशियल के द्वारा फिर से अपना जो भी वो सफाई देना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रतिवाद दर्ज करने की डेट डाल दे रहा हूँ, मैं आज ही की डेट डाल देता हूँ। फिर से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहे अपने प्रतिवाद के लिए वो लगाया, देन सेव कर दिया। प्रतिवाद दर्ज हो चुका है। यहाँ पर देखिए अब स्टेटस आने लगा है एम्प्लॉय रिस्पॉन्स सबमिटेड ऑन आईओ रिपोर्ट, और यही चीज़ मैं स्विच करके डीए के अकाउंट में दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ आने लगी है। अब क्योंकि फाइनली जो भी अपचारी अधिकारी हैं उन्होंने आईओ रिपोर्ट पे भी अपना प्रतिवाद दर्ज कर दिया है, तो अब डीए के अकाउंट से अंतिम कार्रवाई की जानी है। तो अंतिम कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने अंतिम कार्रवाई वाला फॉर्म आ गया है। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है डीए से कि क्या मध्य प्रदेश सिविल सेवा पर्टिकुलर नियम के तहत आप प्रकरण में मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं। तो निश्चित ही रूप से हमारे अधिकारी जो होंगे सक्षम अधिकारी होंगे। तो मैं यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर जांच का परिणाम यहाँ पर दिख रहा है। तो कर्मचारी दोषी पाया गया था, हमने यही माना था इसको। फिर उसके बाद जो भी पेनल्टी लगानी है तो यहाँ पर पेनल्टी देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो मेजर पेनल्टी लगाएंगे या माइनर पेनल्टी लगाएंगे। तो कोई भी पेनल्टी ले लेते हैं। फिर उसके बाद कार्रवाई की दिनांक, ये भी मैं आज ही की डेट डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हमको शास्ति का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन पर ध्यान दीजिए कि डीए के पास क्या ऑप्शन रहेंगे, क्या क्या पेनल्टी लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप डिमोशन कर सकते हैं, अवनत करके निम्नतर ग्रेड पे लाएंगे, या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या सेवा से हटाया जाना, या सेवा से पदच्युत किया जाना। ये सब ऑप्शन उनको आ रहे हैं। तो मान लिया कि मैं यहाँ पर कुछ भी अवनत करके निम्नतर ग्रेड ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ कर ले रहा हूँ, और फिर डीए को यहाँ पर जांच का विस्तृत परिणाम लिखना है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर डाल दूंगा। संबंधित डॉक्यूमेंट है, इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद
यहाँ पर देखिए जांच परिणाम सुरक्षित कर लिया गया और फिर ये ई साइन के लिए बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग डेमो पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ई साइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल पोर्टल रहेगा उस पर यहाँ पर देखिए जो फाइनल ऑर्डर निकलेगा उस पर डीए अपने ई साइन करेंगे और ये पर्टिकुलर केस यहाँ पर क्लोज कर पाएंगे। तो इतना करने के बाद मैं फिर से समस्त प्रकरणों की सूची में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए ये पर्टिकुलर केस क्लोज हो चुका है और इस पर देखिए स्थिति भी लिखी है फाउंड गिल्टी। अब जो भी फाइनल ऑर्डर वगैरह है मैं यहाँ से देख सकूँगा और आगे की स्थिति जो भी देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर सारे मुझे कॉलम्स दिख रहे हैं। तो एक बार मैं फाइनल ऑर्डर आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अब ये फाइनल ऑर्डर मुझे दिख रहा है और जो निर्णय लिया गया था तो वो यहाँ पर सामने दिख रहा है कि आपको अवनत करके निम्नतम ग्रेड में लाया जाना है, ये सारी चीज़ें। और मैं फिर से इसको बैक कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से एक हमने सामान्य सा केस लिया है, एक अधिकारी के विरुद्ध हमने आरोप तय किया गया था डीए के अकाउंट से। फिर उसके बाद उस अपचारी अधिकारी को मौका दिया कि अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। फिर उस पर डीए के द्वारा निर्णय लिया गया और हमने जांच समिति का गठन किया। फिर जांच समिति के द्वारा जो भी उनको हेयरिंग्स करनी थी, सुनवाई करनी थी, वो उन्होंने कर ली और फिर अपना प्रतिवेदन डीए के सामने प्रस्तुत किया। उस प्रतिवेदन से सहमत होकर डीए ने एक बार फिर से वो आईओ रिपोर्ट थी, जांचकर्ता की रिपोर्ट थी, अपचारी अधिकारी को भेजी। अपचारी अधिकारी को एक और मौका दिया कि अपना प्रतिवाद दर्ज करा सकें। फिर जो भी फाइनल रिस्पांस आया था अपचारी अधिकारी से, उस पर फिर हमने डीए के अकाउंट से फाइनल डिसीजन लिया और उस संबंधित अधिकारी को गिल्टी पाकर ये केस क्लोज कर दिया। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।